हाँ, स्टार्ट कर दो। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे आशा भरा, तेरा दीवाना कैसे आशा भरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बाबरा, तेरा दीवाना कैसे आशा भरा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? श्याम गुप्ता, कुमारी अन्नू वर्मा, सुमन, रूपांजलि, सिमी, सिंपी, सिंपी मौर्य, सुभाष, वंदना मिश्रा, जय श्री राम। बहुत अच्छा, ओके सुभाष, राधे राधे। सिंपी, सिंपी, नाइस नेम। अजय वर्मा, जस्ट अ वेट। विश्नोई, नमस्कार बेटा। हाँ, जल्दी जल्दी से खत्म कीजिए मैम, आज लास्ट ही है। आज हम जॉइंट्स एंड डिसऑर्डर पढ़ेंगे, है ना। फिर कल क्या होगा, हमारा टेस्ट होगा। बागेश्वर, जीतू वर्मा, बागेश्वर, बालाजी महाराज की जय। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आ जाइएगा, फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट है, आप सभी लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। मनीष कुमार, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, सिंपी सिस्टर जी आ गई हैं जी। अन्नू वर्मा, जय भीम। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में आपको क्या पढ़ना है बेटा? जोड़ पढ़ने हैं तथा हड्डियों से संबंधित कुछ बीमारियां पढ़नी हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हड्डियों में जो जोड़ होते हैं, वहां पे जैसे जैसे उम्र ढलती है वैसे वैसे क्या होने लगता है, हड्डियों के जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से, या फिर बहुत से जब आप देखते हैं ओल्ड एज होती है तो वहां पे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं कमजोर? ठीक है, क्या वजह होती है कमजोर होने की? या ओल्ड एज पे जरा सा भी फिसलने से हड्डियां जो हैं वो फ्रैक्चर हो जाती हैं। ये सारी चीजें, खुश रहिए प्रदीप कुमार, जय भोलेनाथ की। चलिए विवेक गोस्वामी, हाँ बहुत सही लिखा है आपने। गुड मॉर्निंग नीतीश कुमार। चलिए, तो आज हम जोड़ और बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। और रिकैपिंग में क्या था बेटा? पूरा का पूरा जो कंकाल तंत्र था, हड्डियों का जो ढांचा था, उसको हमने दो भागों में विभाजित कर लिया था। पहली तो वो हड्डियां, जो ढांचा है वो किससे बना है? हड्डियों तथा उपास्थ्यों से बना है। पहली तो वो हड्डियां जो एक एक्सिस में है, एक लाइन में है, एक रेखा में है, उनको हमने क्या बोला? अक्षीय कंकाल बोला। इसके अलावा जो हड्डियां आ रही थी उसको हमने कहाँ रखा है? अजय कुमार, गुड मॉर्निंग। उसको हमने रखा है उपांगीय कंकाल में। ठीक है, अक्षीय कंकाल में आपको स्कल, खोपड़ी बताई गई थी, स्टर्नम, ओरास्ती बताई गई थी, कशेरुक दंड तथा पसलियां बताई गई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो उपांगीय कंकाल में आपको हाथ बताए गए थे, हाथों को जोड़ने वाली हड्डियां बताई गई थी, पैर बताए गए थे और पैरों को जोड़ने वाली हड्डियां बताई गई थी। ठीक है, बादल कुमार, रीजनिंग बैच का समय क्या है? रीजनिंग की क्लास किस टाइम चलती है? सुबह रीजनिंग की क्लास किस टाइम चलती है? 11 बजे की टाइमिंग है बेटा आपकी रीजनिंग की। इसी टाइम? कौन से बैच की बात कर रहे हैं? रीजनिंग की क्लास, प्रियंका, कौन से बैच?
कोई बात नहीं, कॉलेज अटेंड करिए, रिकॉर्डेड क्लास लीजिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक सुविचार के साथ में आप सभी लोगों के लिए। यूं ही नहीं निकल आया हूं मैं घर से, यूं ही नहीं निकल आया हूं मैं घर से, जुनून उतरता ही नहीं सर से। जिद है कुछ कर गुजर जाने की, जिद है कुछ कर गुजर जाने की, दरिया से निकलकर समंदर में उतर जाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात कर लेते हैं हम जॉइंट्स यानी कि जोड़ों की। आपने देखा है कि ह्यूमरस, अगर हम हाथ की बात करेंगे, यूपीएसआई की बात कर रहे हैं, यूपीएसआई वाले बैच में रीजनिंग की क्लास कब चलती है? यूपीएसआई बैच में रीजनिंग की क्लास कब चलती है? ठीक है, अभी आपको बता दिया जाएगा। रंजीत कुमार, अभी आपके पास यूपीएसआई में एक बच्चा ऊपर कमेंट करके बता रहा है कि 9 बजे चलती है, 9 से 10 है यूपीएसआई की टाइमिंग आपकी। नहीं, कल छुट्टी नहीं है, मेरी तो पढ़ाई है, मैं तो पढ़ाने आऊंगी। चलो जॉइंट्स की बात करें तो आप देखते हैं कि जहां से आपकी हड्डियां मुड़ रही होती हैं वहां पे क्या होते हैं बेटा? जॉइंट्स होते हैं, यानी कि वहां पे एक हड्डी खत्म होके, हाँ 9 PM या AM, 9 AM आपकी टाइमिंग है यूपीएसआई रीजनिंग क्लासेस, ठीक है। चलिए, जहां पे आपकी एक हड्डी खत्म होके दूसरी हड्डी शुरू होती है, यानी कि एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ रही होती है, ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं? जोड़ होते हैं। तो हम एक एक करके सभी जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह के जोड़ होते हैं? 3 तरह के जोड़ होते हैं। कौन से जोड़ का क्या नाम है पर्टिकुलर, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे? जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज। जॉइंट्स क्या होते हैं? जोड़ वे स्थान होते हैं। जोड़ क्या होते हैं? जोड़ वो स्थान होते हैं जहां पे या तो हड्डियां हड्डियों से जुड़ रही होती हैं, या हड्डियां किससे जुड़ रही होती हैं बेटा? उपास्थियों से जुड़ रही होती हैं। या तो हड्डियां हड्डियों से जुड़ रही होती हैं, या तो हड्डियां उपास्थियों से जुड़ रही होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं, जोड़ बोलते हैं। अब जॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो इनको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। किस आधार पर? उनकी लोकेशन के आधार पर। किस आधार पर? उनकी संरचना के आधार पर। उनकी लोकेशन, यानी कि लोकेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? जगह, है ना, वो किस जगह पे कौन सा जॉइंट है उसके अकॉर्डिंग, साथ ही साथ उसकी संरचना क्या है उसके आधार पे हमने जो जोड़ हैं उनको 3 भागों में बांटा है। पहले तो ऐसे जोड़ हैं, कुछ ऐसी हड्डियां हैं जो आपस में जुड़ी तो हैं लेकिन हिलती तक नहीं है, उनको ऐसे जोड़ा गया है एकदम फिक्स करके। जैसे बात कर लेते हैं आपकी सिर की हड्डियां, जिनको हम क्रेनियम या कपाल की हड्डी बोलते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग बेटा 8 हड्डियां बताई गई थी। याद है आपको कपाल में कितनी हड्डियां बताई थी? 8 हड्डियां बताई थी अलग अलग। अब ये 8 की 8 हड्डियां आपस में जुड़ी हैं, लेकिन इनको जोड़ने के लिए जो जोड़ बनाया गया वो फिक्स जॉइंट बना दिया गया है, मतलब इमूवेबल जॉइंट बना दिया गया, अचल जोड़ बना दिया गया है। कैसा जोड़ बना दिया गया है? अचल जोड़ बना दिया गया है। ये मूव नहीं करेगा। अगर हमारी जो कपाल की हड्डियां हैं, अगर इनके जोड़ मूव करते तो आप अपने फोरहेड को कभी यहां पे ले आते घुमा के, कभी यहां पे घुमा के ले आते। और अगर ये हड्डियां मूव करती तो आपका ब्रेन उतना सुरक्षित नहीं होता जितना अभी इस क्रेनियम बॉक्स के अंदर है। हाँ, ये भी आपको बताएंगे। हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसको हम क्या बोलते हैं, और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाली जो संरचना है उसको हम क्या बोलते हैं। क्या जरूरत, किस चीज की क्या जरूरत है बेटा? जोड़ों की क्या जरूरत? तो हड्डियां तैर रही होती पूरे शरीर में, हाँ, और अगर गिरते तो टकला घूम जाता है ना। चलिए, आप लोग कॉमेडी बहुत करते हैं। हाँ, ये सारे सब्जेक्ट जीएस में आते हैं, जनरल साइंस जो होती है आपकी उसमें आते हैं ये सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑब्वियसली, और बेसिकली जीके भी बोल सकते हैं। चलो अब बता देते हैं, ठीक है। तो एक तो बेटा ये वाले जॉइंट हो गए हैं जिनका कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, मतलब अचल जोड़ जिनको हम बोल सकते हैं। दूसरे वो जोड़ होते हैं जिनमें मूवमेंट तो होता है लेकिन लिमिटेड मूवमेंट होता है। जैसे कि आपकी गर्दन है, अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चेहरों को एकदम घुमा के पीछे ले जाएं। कुछ लोग कर भी लेते हैं तो वो
सर्वाइकल की बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, डिसीज होती है, जब उसकी बहुत एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने मुंह को, फेस को आगे की बजाय पीछे ले जाते हैं, है ना। वो बहुत एक्सरसाइज करने के बाद होता है कि जो हमारा कार्टिलेजिनस जॉइंट है, वो डिस्क जब अपनी जगह से फिसल जाती है तभी ऐसा होता है कि सर आगे से पीछे जाए। अदरवाइज आप देखेंगे कि गर्दन जो है वो लिमिटेड मूवमेंट करती है ना। लिमिटेड का मतलब है कि उसकी एक सीमा है जहां तक वो मूव कर सकती है। तो दूसरे जॉइंट तो आपके वो जॉइंट हो गए हैं जिनमें मूवमेंट तो होता है, मतलब वो घूमते फिरते तो है लेकिन लिमिटेड। और सबसे लास्ट में आपके ऐसे जॉइंट आएंगे, अच्छा, जो फिक्स्ड वाले जॉइंट होते हैं उनको हम फाइब्रस रेशेदार जोड़ बोलते हैं। दूसरे जो आपके लिमिटेड जोड़ होते हैं, लिमिटेड मूवमेंट वाले जो जोड़ होते हैं जिनमें लिमिटेड मूवमेंट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट बोलते हैं, यानी कि उपास्थि जोड़ बोलते हैं। तीसरा और आखिरी आपका जो होता है वो सिनोवियल जॉइंट होता है, और ये सिनोवियल जॉइंट जो होता है ये पूरी तरह से मूव कर सकता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे आप क्या देखेंगे, परफेक्टली मूव कर सकता है। पूरी तरह से मूव करने का मतलब क्या है कि परफेक्टली मूव कर सकता है, ठीक है। जैसे अगर आप अपने हाथ को यहां से यहां टच करने चाहेंगे, इजीली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सिनोवियल जॉइंट। और आपको बता दें, सिनोवियल जॉइंट जहां भी होगा, उस जोड़ों में जहां पे सिनोवियल जॉइंट होगा, सिनोवियल जोड़ जहां पे होगा, वहां पे क्या होगा, हड्डियों और हड्डियों के बीच में एक फ्लूइड भरा रहता है, एक तरल पदार्थ रहता है, जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल तरल पदार्थ बोलते हैं। इसी को लोग बोलते हैं ना कि बुढ़ापे में क्या हो जाता है, ग्रीस कम हो जाती है तो हड्डियां दर्द करने लगती हैं, जोड़ों से मुड़ती नहीं है, उठना बैठना, किसी चीज को उठाना रखना, है ना, बहुत तकलीफ होती है। उसका रीजन क्या होता है आपको बताएंगे। ये जो सिनोवियल फ्लूइड होता है, जो कि हमारे जोड़ों, सिनोवियल जोड़ जो होते हैं, जहां पे दो हड्डियां जुड़ रही होती हैं, वहां पे फ्लूइड रहता है, जिसको हम सिनोवियल फ्लूइड यानी कि सिनोवियल तरल पदार्थ बोलते हैं। यंग एज पे ये सफिशिएंट होता है, देन हम भाग दौड़ जो भी काम करना चाहेंगे फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। धीरे धीरे जैसे ओल्ड एज होती जाती है, ये जो सिनोवियल फ्लूइड है इसकी कमी होती जाती है, सिनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। अब आप बताइए, ये जो सिनोवियल फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, ये क्या करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है, ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करता है। तो अब जब ये सिनोवियल फ्लूइड नहीं होगा तो दो हड्डियों के बीच में घर्षण होगा, है ना, घर्षण मतलब समझ रहे हैं, फ्रिक्शन लगेगा। अब फ्रिक्शन लगेगा तो हड्डियों में क्या होगा, दर्द होगा। तभी बुढ़ापे में हड्डियां दर्द करने लगती हैं, उठने बैठने में तकलीफ होती है, चीज सामान उठाने रखने में तकलीफ होती है ना, उठना बैठना मतलब घुटने वाला भी सिनोवियल फ्लूइड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हड्डियों में घर्षण होगा, घर्षण मतलब क्या है, एक हड्डी दूसरे हड्डी से ऐसे टकराएगी तो क्या होगा, दर्द होता है, ठीक है। तो जोड़ देख लेते हैं, अट्रैक्शन। अच्छा, यही प्रॉब्लम, अभी से आपको ये प्रॉब्लम हो गई है। जॉइंट न्यू चैप्टर नहीं है बेटा, जॉइंट आपका स्केलेटल सिस्टम में ही है, हड्डियों को जोड़ रहा है। जोड़ टॉपिक नया मान सकते हैं, चैप्टर नया नहीं है। नहीं भाई, मैं एकदम फिट एंड फाइनल, मेरा सब बढ़िया है सिस्टम। चलो आ जाते हैं, मेरी हड्डियां ठीक है। अभी जोड़ों की बात करेंगे तो जॉइंट्स जो है बेटा वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले क्या है, फाइब्रस, जिसको हम रेशेदार जोड़ बोलेंगे। दूसरा आपका कार्टिलेजिनस, जिसको हम उपास्थीय जोड़ बोलेंगे। और लास्ट में आपका सिनोवियल जोड़ है, जिसको हम साइनोवियल जोड़ ही बोलेंगे। आगे अगर हम चलेंगे तो एक एक तरीके से हम देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है परफेक्टली मूवेबल, इनपरफेक्टली मूवेबल या फिर इमूवेबल, मतलब जो मूव ही नहीं करते हैं। तो जो तीन जोड़ हमने पीछे पढ़े हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस तथा सिनोवियल, रेशेदार, उपास्थी तथा साइनोवियल जोड़, इनमें हम ये देखेंगे कि परफेक्टली मूवेबल यानी कि पूरी तरह से चलायमान जोड़ कौन सा होता है। तो अगर बात ये आ जाए कि परफेक्टली मूवेबल यानी कि पूरी तरह से चलायमान जोड़ कौन सा होता है, दैट इज साइनोवियल जॉइंट यानी कि सिनोवियल जोड़। सिनोवियल जोड़ जो होता है, सिनोवियल जोड़ जो होता है, जहां पे सिनोवियल फ्लूइड भरा रहता है, वो क्या होता है, उसको हम पूरी तरह से मूव कर सकते हैं। जैसे कि कंधे का जोड़ है, लाइक दिस, जैसे कि हिप जॉइंट है, ठीक है, तो इसको भी हम घुमा सकते हैं। जैसे कि एल्बो जॉइंट है, परफेक्टली हम इसको मूव कर सकते हैं। या फिर हमारा नी जॉइंट है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, परफेक्टली मूव कर सकते हैं। या फिर हमारी उंगलियां हैं, उंगलियों को हम परफेक्टली मूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन से जोड़ होते हैं, सिनोवियल जोड़ होते हैं।
उंगलियों तथा मेटाकार्पल के बीच में, हथेली के बीच में जो जोड़ होता है वो भी कौन सा जोड़ होता है? सिनोवियल। कलाई में जो जोड़, कलाई की हड्डियों तथा आपकी रेडियस और अल्ना को जोड़ने जो हड्डी है उसके बीच में जो जोड़ होता है वो भी सिनोवियल जोड़ होता है। ठीक है, तो ये जो जोड़ होता है वो परफेक्टली मूवेबल यानी कि पूरी तरह से चलायमान होता है। कौन सा जॉइंट बेटा आपका? सिनोवियल जॉइंट। कौन सा जोड़? सिनोवियल जोड़। क्या होता है? पूरी तरह से चलायमान होता है। आज से कोई नया रीजनिंग का बैच स्टार्ट होने वाला था क्या? बेटा मुझे बादल कुमार अभी जानकारी नहीं है ना? चरर चरर बोलती हैं। चलो, वंदना मिश्रा। हाँ, आइज छोड़ के सब फिट एंड फाइनल है। कोई नहीं, आइस का भी काम चल रहा है चश्मे से। बेटा अभी बता देंगे बादल, अभी मुझे आइडिया नहीं है। हाँ सही कह रही हैं आप। चलो, तभी क्या है, अन्नू वर्मा कह रही हैं तभी डांस में मस्त कमर लचकती है, वहां पे जोड़ होता है परफेक्टली मूवेबल, वो भी सुनोवियल जॉइंट। कैल्शियम की कमी है। वापस आ जाते हैं एक बार। इम्परफेक्टली मूवेबल मतलब मूव तो करता है लेकिन परफेक्ट तरीके से नहीं, आंशिक रूप से चलायमान है कुछ कुछ तरीके से। उसको हम क्या बोलेंगे? कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि उपास्थीय जोड़। उपास्थीय जोड़ जो होता है वो पूरी तरह से मूवेबल नहीं होता है, थोड़ा सा मूव करता है। अच्छा, आप देखेंगे ना जो आपको वर्टिब्री बताएंगी थी इस तरह से, जो आपकी 26 वर्टिब्री हैं, इन वर्टिब्री के बीच में भी क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। वो हल्की सी स्लाइड कर जाती हैं, वो स्लाइड करती हैं तभी तो गर्दन की जो वर्टिब्री है, तभी तो आप गर्दन को ऐसे ऐसे हिला पाते हैं। लेकिन जब वो अपनी जगह से डिसलोकेट हो जाती हैं, हट जाती हैं, तब क्या होता है? दिक्कत होती है, सर्वाइकल की दिक्कत तभी लोगों में। देखिए मोस्टली जो वर्टिब्री हैं थोरेसिक रीजन या लंबर रीजन वाली, उनमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, हालांकि वहां भी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, तभी आप इस तरह से मूव कर पाते हैं। पूरा यही सब एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी आप लोगों को, है ना? तो इनके बीच में भी क्या होता है? कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है। तो यहाँ पे जो गर्दन वाली होती है, अच्छा गर्दन हम ज्यादा इधर उधर करते हैं या हम बैठ के पढ़ते हैं तो ऊपर नीचे करते हैं, तो गर्दन वाली जो सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं वो डिसलोकेट हो जाती हैं। तभी आपने देखा ना बहुत से लोगों के यहाँ पे कुबड़ निकल आता है, मतलब वो वर्टिब्री बाहर की तरफ निकल आती हैं, या बहुत ज्यादा गर्दन दर्द करती है। उसका रीजन यही है क्योंकि भाई इनमें लिमिटेड मूवमेंट है और तुम, है ना, सीमा से ज्यादा चलायमान कर देते हो उनको, इधर उधर लेफ्ट राइट ऊपर नीचे इस तरह से। और लड़कों का केस क्या है? अगर पीछे कोई लड़की खड़ी है तो वो पूरा भाई टर्न कर देंगे, है ना? तो फिर दिक्कत तो होनी है सर्वाइकल की। हाँ, आज एक्सरसाइज की क्लास है। चलो, हाँ देखा है ना, पीछे कोई लड़की खड़ी है तो पूरा नहीं मुड़ना चाहेंगे, लेकिन हाँ पूरे अपनी सर्वाइकल वर्टिब्री को घुमा देते हैं और फिर बाद में जाते हैं डॉक्टर के पास और ये सर्वाइकल की दिक्कत हो रही है। दिक्कत क्यों हो रही है इनको? बादल कुमार बताएंगे अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। बाकी ये जो टर्म है बेटा डाई आर्थोरोसिस, ये परफेक्टली मूवेबल के लिए ये टर्म डाई मतलब क्या है? दो, दोनों तरह से जो दोनों साइड जो जोड़ मूव कर सकते हैं उसके लिए ये किया गया है। एम्फी, ये आप वर्ड ना भी यूज करें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको आप क्या कर दें? कट कर दें, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होगा। या फिर आप अपने नोट्स में प्रॉपर लिखा रहने दें, थोड़ा सुंदर लगेगा, ज्यादा काटपीट हो जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये जो है वर्ड उसका आप नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा, इतना आपको बताना था। ठीक है, बताने का मतलब ये था। आगे अगर चलेंगे तो लास्ट वाला नहीं लिखा क्या? चलिए लास्ट वाला हम लिख देते हैं, परफेक्टली, इम्परफेक्टली, और एक क्या है बेटा? इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब समझते हैं? अचलायमान, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। जिसमें किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। और ये कौन सा जॉइंट है आपका? फाइब्रस। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम? फाइब्रस जॉइंट यानी कि रेशेदार जोड़। ये कलर दिख रहा है? हाँ विजिबल है। गुड मॉर्निंग सतीश।
बहुत लेट हो गए हैं आप। नहीं नहीं, यूपी बोर्ड से हूँ, सीबीएसई बोर्ड से नहीं हूँ। रेसेदार जोड़, ठीक है। तो ये तीन तरह के हमारे जोड़ थे। आगे अगर हम चलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले अब एक एक करके तीनों जोड़ों को एक्सप्लेन किया गया है तथा उनके उदाहरण बताए गए हैं कि कौन सा जोड़ जो है वो आपको कहां देखने को मिलेगा। अन्नू वर्मा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ सही कह रहे हैं कन्हैया कुमार। चलो आगे अब आपको क्या करेंगे, पहले तो आप कंफर्म करिए कि आपको तीन जॉइंट पढ़ने हैं, तीन जोड़ पढ़ने हैं। परफेक्टली मूवेबल यानी कि सैनाबुअल जोड़, जो पूरी तरह से चलायमान है। आंशिक रूप से जो चलायमान है उसको हम क्या बोलेंगे, उपास्थि जोड़ बोलेंगे। और जो अचलायमान है जिसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, दैट इज रेसेदार जोड़। अब हम एक एक करके सभी जोड़ों के बारे में पढ़ेंगे तथा उनके उदाहरण पढ़ेंगे, क्योंकि उदाहरण से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ दिया जाएगा बिटवीन वर्टिब्री यानी कि कशेरुक दंड जो है 26, उनके बीच में कौन सा जोड़ होता है, उनके बीच में कौन सा जोड़ होता है, तो क्या बताएंगे बेटा, कार्टिलेजिनस। चलिए सबसे पहले हम कार्टिलेजिनस जोड़ के बारे में ही पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे हेडिंग डालिएगा कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जॉइंट यानी कि उपास्थीय जोड़, उपास्थि जोड़, ठीक है। चलिए उपास्थि जोड़ की अगर हम बात करेंगे तो क्या लिखा है, द बोन इन्वॉल्व आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। यहां पे होता क्या है, कार्टिलेजिनस जॉइंट में क्या होता है, दो हड्डियां जो होती हैं वो किसके माध्यम से जुड़ी होती हैं बेटा, कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के माध्यम से जुड़ी होती हैं। उपास्थि हड्डी की सादृश्य ही संरचना है, बस मुलायम होती है, कोमल होते हैं, पेलिएबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो जोड़ होते हैं वो किससे बने, इस तरह के जो जोड़ होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं विद द कार्टिलेज यानी कि उपास्थि के माध्यम से। उपास्थियां भी अलग अलग होती हैं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ हाइलिन कार्टिलेज याद रखना है। हाइलिन कार्टिलेज आपको कहां पढ़ने को मिलेगा, आपकी जो पसलियां स्टर्नम से जुड़ती हैं तथा पीछे कहां जुड़ती हैं, कशेरुक दंड से जुड़ती हैं। तो यहाँ पे जो जोड़ होता है वो भी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो कार्टिलेज होते हैं वो हाइलिन कार्टिलेज होते हैं। कौन से कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज। आगे आपको पढ़ने को मिलेंगे या फिर आपने रिफ्स केज में पढ़े हैं, है ना। नीतीश कुमार, ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ, हाँ बंदना मिश्रा, चलो वापस आ जाओ। अगला हमारा क्या है, दीज पॉइंट्स दीज जॉइंट्स परमिट टू लिमिटेड मूवमेंट। पीछे भी आपको बताया जा चुका है, जो कार्टिलेजिनस यानी कि उपास्थीय जोड़ हैं उनमें जो है बेटा बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट होता है, यानी कि आंशिक रूप से वो चलायमान होते हैं, ठीक है। अभी अभी आपको इतना सारा एक्सप्लेन किया है वर्टिब्री को लेके। उदाहरण की अगर आप बात करेंगे तो याद करिएगा बेटा, याद करिए जो आपको कॉक्सिल बोन का डायग्राम दिखाया था, कॉक्सिल बोन का डायग्राम दिखाया था, तो उसमें आपको क्या दिखाया था, कॉक्सिल बोन का जो सेकंड वाला पार्ट था जिसको हम प्यूबिस बोल रहे थे, वो प्यूबिस पीछे की तरफ किससे जुड़ रहा था, वर्टिब्री से जुड़ रहा था। और जब प्यूबिस वर्टिब्री से जुड़ रहा है, वर्टिब्री भी हड्डी है, प्यूबिस भी हड्डी है, जब वहां पे दोनों हड्डियां जुड़ रही थी तो वो उसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोल रहे थे, और वहां पे कौन सा जोड़ था आपका, कार्टिलेजिनस जॉइंट था। तो सबसे पहले कार्टिलेजिनस जोड़ का उदाहरण है प्यूबिक सिम्फाइसिस। क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। दूसरा क्या है, विटामिन यहां से हटाइए और यहां पे लिखिए, ठीक है। दूसरा क्या है, बिटवीन वर्टिब्रल बॉडीज। वर्टिब्रल बॉडीज मतलब क्या है, जो 26 वर्टिब्री हैं। ये बिटवीन को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। बिटवीन को अगर आप शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, वही वहां पे VW लिखा गया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है बेटा, बिटवीन है, ठीक है। समय का अभाव है तो इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जो आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे आपको पॉजिटिव लिखना है लाइक दैट, नेगेटिव लिखना है लाइक दैट, है ना, प्रेजेंट लिखना है या अब्सेंट लिखना है, तो आप इस तरह से वर्ड यूज कर सकते हैं अपना समय बचाने के लिए या जल्दबाजी में लिखने के लिए, ठीक है। तो ये बिटवीन यहाँ पे लिखा गया है।
देखिए कोई भी इस बात को माइंड नहीं करेगा, बेटा बोलना हैबिचुअल है, आदत में है, और धीरे धीरे कोशिश करूंगी ओवरकम हो जाए, ठीक है। चलो आ जाओ वापस। अच्छा हाँ ये भी है, सही कहा आपने प्रिया मिश्रा, ये सब व्हाट्सएप वाले बच्चे हैं, शॉर्ट फॉर्म सबको पता होगी। चलो बिटवीन की अगर हम बात कर, सॉरी, अगला उदाहरण हमारा क्या है, उदाहरण की अगर हम बात करें, दैट इज वर्टिब्रल बॉडीज, यानी कि कशेरुक दंड के बीच में 26 जो कशेरुकाएं होती हैं उनके बीच में जो जॉइंट होते हैं, 26 कशेरुकाएं जो आपस में जुड़ी होती हैं, किसके माध्यम से, उपास्थि जोड़ यानी कि कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। तो ठीक है, फिर इस वाले विटमिन को हटाया जाए और इस वाले विटमिन को यहां पे ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। चलो यहां पे क्या होगा, कशेरुक दंड, कशेरुक दंड के बीच जो जोड़ होता है बेटा, वो कौन सा जोड़ होता है, उदाहरण याद रखने हैं, कार्टिलेजिनस उपास्थि जोड़। दूसरी चीज क्या देखेंगे, बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, उरास्थि तथा पसलियों के बीच, यानी कि आपकी जो पसलियां हैं वो किससे जुड़ती हैं, आगे की तरफ उरास्थि स्टर्नम से जुड़ती हैं, जुड़ती तो है स्टर्नम से, लेकिन किसके माध्यम से जुड़ती हैं, वहां पे जो जोड़ होता है वो कौन सा जोड़ होता है, कार्टिलेजिनस उपास्थि जोड़ होता है। ऐसे ही पसलियां जब पीछे की तरफ कशेरुक दंड से जुड़ेंगी तो वहां पे भी कौन सा जोड़ होगा, आपका कार्टिलेजिनस जॉइंट होगा। क्या लिखेंगे, उरास्थि तथा उरास्थि तथा पसलियों के बीच, ठीक है। आर यू क्लियर विद दिस, यहां तक सभी को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा, आई थिंक कार्टिलेजिनस में कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। हाँ ओके। चलो आ जाओ, इमूवेबल जॉइंट्स, उसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे, इमूवेबल जॉइंट क्या बताया था आपको, फाइब्रस रेशेदार जोड़। सबसे पहले हमने इम्परफेक्टली मूवेबल यानी कि कार्टिलेजिनस जोड़ के बारे में पढ़ा है, अब हम रेशेदार जोड़ के बारे में पढ़ेंगे, और सबसे लास्ट में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, सिनोवियल जोड़ के बारे में पढ़ेंगे। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल सभी बच्चे रिविजन करके आएंगे स्केलेटल सिस्टम के स्कोर बूस्टर टेस्ट के लिए, ठीक है। सभी बच्चे कल क्या करके आएंगे, स्कोर बूस्टर टेस्ट की प्रिपरेशन करके आएंगे। चलो अगला हमारा क्या है बेटा, इमूवेबल यानी कि अचल जोड़, जिसको हम सिनॉन्थ्रिस भी बोलते हैं। इसमें क्या आ जाएगा, फाइब्रस जॉइंट या रेशेदार जोड़। अब आपको पहले भी बताया जा चुका है, रेशेदार जोड़ जो होते हैं वो ऐसे जोड़ हैं जिनमें किसी भी तरह का कोई मूवमेंट नहीं होता है, ये किसी भी तरह से मूव नहीं कर सकते हैं, ये चलायमान नहीं होते हैं। सेम चीज यहां लिखी गई है, फाइब्रस जॉइंट डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट। उदाहरण आपको पहले ही बताया जा चुका है, स्कल खोपड़ी के जो कपाल है, कपाल की हड्डियां किसका उदाहरण है बेटा, रेशेदार जोड़ का उदाहरण है। चलिए उदाहरण की बात करेंगे तो यहां पे लिखा है सट्रल जॉइंट बिटवीन क्या लिखते हैं, बिटवीन बोन ऑफ स्कल, बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, ठीक है, बिटवीन बोन्स ऑफ स्कल, यानी कि खोपड़ी की जो हड्डियां हैं, खोपड़ी की जो हड्डियां हैं उनमें कौन सा जोड़ होता है बेटा, रेशेदार जोड़ होता है। और उस पर्टिकुलर जोड़, कौन कौन सी हड्डियां देखी थी, फ्रंटल देखी थी, फ्रंटल के बाद पैराइटल देखी थी, पैराइटल के नीचे टेम्पोरल, ऑसिपिटल, ठीक है, फिनोइड और इथमोइड, है ना। यहाँ पे फिनोइड बोन थी और आंख में कौन सी बोन थी, इथमोइड बोन थी। इस तरह से सारी की सारी बोन्स देखी थी हमने, किसकी, क्रेनियम की यानी कि स्कल की। अब हमने क्या देखा है कि ये इन हड्डियों के बीच में जो जोड़ है उसे हम
वो ऐसा जोड़ है जो मूव नहीं कर सकता है। अब ऐसा जोड़ जो मूव नहीं कर सकता है उस जोड़ को हम रेशेदार जोड़ बोलेंगे। लेकिन ये हड्डियां जो आपस में जुड़ रही हैं, इस पर्टिकुलर जोड़ को हम क्या नाम देंगे? सट्रल जॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सट्रल जॉइंट बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। और लास्ट हमारा क्या होगा? लास्ट हमारा यहाँ पे है ही नहीं, एथमॉइड वन। गुड। लास्ट हमारा क्या है? सिनोवियल जॉइंट है। एक स्लाइड ले लेते हैं सिनोवियल जॉइंट के लिए। लास्ट हमारा क्या है? सिनोवियल जॉइंट। सिनोवियल। सबसे पहली चीज हम इसमें क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहली चीज हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो जोड़ होते हैं वो परफेक्टली मूवेबल होते हैं, पूरी तरह से चलायमान होते हैं। सुजाता, गुड। चलो सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे? ये जो जोड़ हैं वो कैसे हैं? परफेक्टली मूवेबल। पूरी तरह से चलायमान जोड़। चलायमान जोड़। ठीक है, अब हम इसमें उदाहरण की बात कर लेते हैं। अब हम इसमें क्या देखेंगे? उदाहरण देख लेते हैं। कौन कौन से उदाहरण हैं? उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जोड़ हम कौन सा देखेंगे? कंधे का जोड़ देखेंगे। सबसे पहला जोड़ कौन सा देखेंगे? कंधे का जोड़ देखेंगे। तथा सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कंधे का जोड़, शोल्डर जॉइंट। और इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम क्या नाम देंगे? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। वॉल एवं सॉकेट जोड़। ठीक है, अगला हम क्या देखेंगे? कंधे के बाद हम कोहनी का जोड़ देखेंगे। ठीक है, यहां से यहां तक। कंधे के बाद हमने स्कल का जॉइंट पढ़ लिया, वर्टिब्री का पढ़ लिया, रिस्ट का पढ़ लिया। अब हमारे पास हाथ पैर ही बचे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंधे का जॉइंट तथा हिप जॉइंट जो होता है आपका। ठीक है, कंधे का जॉइंट तथा हिप जॉइंट, वो उन दोनों को हम क्या बोलेंगे? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अगला अगर हम देखेंगे, सेकंड जब हम देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा बेटा? एल्बो जॉइंट होगा। क्या होगा? कोहनी का जोड़ होगा। ठीक है, नहीं, कलाई और उंगलियों का अलग जॉइंट होता है, वो भी आपको बताएंगे। कलाई और उंगलियों का अलग जॉइंट होता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्या हो जाएगा? कोहनी का जोड़। कोहनी तथा घुटने का जो जोड़ होता है, कोहनी तथा घुटने का जो जोड़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हिंज जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिंज जॉइंट बोलते हैं। दो हो गए, आगे चला जाए। आगे चले, चलिए आगे जब हम चलेंगे हिंज जॉइंट, सॉरी
आगे जब हम चलेंगे, हिंज जॉइंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिल गया है, कोहनी और घुटने में, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको कहाँ देखने को मिला है, कंधे तथा हिप जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, शोल्डर जॉइंट तथा हिप जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके बाद हम कलाई पे आ जाते हैं, ठीक है। कलाई यानी कि यहाँ पे, सॉरी, कलाई तथा अंगूठा आप देख रहे हैं किससे जुड़ा है, हथेली से जुड़ा है। अंगूठा हथेली से, अंगूठा हथेली से जिस जोड़ से जुड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, सैडल जॉइंट, सैडल। ठीक है। उसके बाद उंगलियां जो आपकी हथेली से जुड़ती हैं उनके बीच में कौन सा जॉइंट होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। क्या होता है बेटा, ये ग्लाइडिंग जॉइंट। जॉइंट इंपॉर्टेंट है। ओके। और लास्ट में आप देखेंगे कि वर्टिब्री के बीच में जनरली कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, लेकिन आपकी जो पहली वर्टिब्री होती है, पहली 7 वर्टिब्री जो होती हैं जिनको हम सर्वाइकल बोलते हैं, सर्वाइकल में भी पहली जो 2 वर्टिब्री हैं उनमें पहली वर्टिब्री का नाम है एटलस और दूसरी वर्टिब्री का नाम है एक्सिस। ये 2 नाम आपको याद करने हैं। और इन 2 वर्टिब्री के बीच में जो जॉइंट होता है उसको हम पाइवॉट जॉइंट बोलते हैं। और पाइवॉट जॉइंट जो है वो सिनोवियल जॉइंट का उदाहरण है। बेसिकली वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, बेसिकली वर्टिब्री के बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, लेकिन जब हम पहली और दूसरी वर्टिब्री की बात करेंगे तो यहाँ पे सिनोवियल जॉइंट होगा और इस जॉइंट को हम क्या बोलेंगे, पाइवॉट जॉइंट बोलेंगे। पहले 2 सेंटेंस लिखिएगा। केवल आपको 2 वर्टिब्री के नाम याद करने हैं। जैसे आपको क्या बताया गया था, 7 आपकी सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, 1 सैक्रम है, 1 कॉकेक्स है, ठीक है। तो इनमें जो सर्वाइकल वर्टिब्री है 7, उनमें पहले जो 2 वर्टिब्री हैं उनका नाम आपको क्या करना है, याद करना है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज करके लिखवा देते हैं। पहली कशेरुक दंड, पहले तो जोड़ का नाम लिख लीजिए, तथा दूसरी कशेरुक दंड के बीच का जोड़, के बीच का जोड़। और ये आपका क्या होगा, पाइवॉट जॉइंट होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पाइवॉट जॉइंट, ठीक है। अब पहली वर्टिब्री तथा दूसरी वर्टिब्री के नाम भी लिख लीजिएगा, ऊपर लिखवाती हूं। फर्स्ट वर्टिब्री का नाम लिखना है और आपको सेकेंड वर्टिब्री का नाम लिखना है, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्री आपकी होगी बेटा एटलस। क्या होगी, एटलस। ये कंबाइंड होगा, एक बार फिर से लिखती हूं, दूर दूर भाग गया। दैट इज एटलस।
अरे यार क्या ही हो रहा है। चलो, ये क्या होगा, एटलस। ठीक है, और दूसरी क्या होगी, एक्सेस। ये दो वर्टिब्री के नाम याद करने, सही लिख गया ना। हाँ ठीक है। पूरे स्केलेटल सिस्टम में आपको सारी तो हड्डियां डायग्राम के साथ ही याद करवाई हैं। सारी तो हड्डियां आपको डायग्राम के साथ ही याद करवाई हैं। अब सारी चीजें आप डायग्राम से नहीं कर सकते हैं ना, कुछ आपको लिखनी पड़ेगी, कुछ थ्योरी भी आपको चाहिए होगी। हर चीज का डायग्राम नहीं मिल सकता है। सारी बोन्स के नाम आपको विद डायग्राम याद करवाए गए थे। चलिए आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से आज इस अध्याय को खत्म करते हैं। डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मस्कुलर डिसऑर्डर नहीं पढ़ने थे, बट कोई नहीं, एक मस्कुलर डिसऑर्डर है, मांसपेशियों से संबंधित भी एक यहाँ पे बीमारी है, पढ़ लेते हैं। बाकी पेशीय सिस्टम जो है, पेशीय तंत्र जो है वो आपको बाद में पढ़ाया जाएगा। चलिए, और दूसरा हमारा क्या है, स्केलेटल सिस्टम। इन दोनों से संबंधित कुछ बीमारियां हैं जो हमें यहाँ पे जाननी है। बीमारियों को हम विकार भी बोलते हैं। तो आ जाते हैं, सबसे पहले यहाँ पे टिटैनी लिखा है। टिटैनी में क्या होता है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, ठीक है, जो हमारी मांसपेशियां हैं, तो मांसपेशियों में संकुचन और शिथिलन जो होता है, संकुचन और शिथिलन जो होता है वो कैल्शियम आयन की वजह से होता है। जब आप पेशीय तंत्र पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपकी मांसपेशियों के लिए भी कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में क्या होता है, कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। आपकी मांसपेशियां क्या करती हैं, संकुचन करती हैं और शिथिलन करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, नॉर्मली भी संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया चलती रहती है, लेकिन जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, आप अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे होते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं, फिर रिलैक्स कराते हैं, है ना। हाँ सक्षम, चलो आ जाओ, क्लास पे आ जाओ। ठीक है, तो होता क्या है, टिटैनी में प्रॉपर कैल्शियम आयन का लेवल चाहिए होता है। जब कैल्शियम आयन कम हो जाता है, ठीक है, मान लो मसल्स क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसे रिलैक्सेशन के लिए कैल्शियम आयन चाहिए होता है, और जब कैल्शियम आयन की कमी हो जाती है तो मसल्स लगातार कॉन्ट्रैक्ट करके ही रह जाती है। ठीक है, लगातार क्या होता है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, संकुचन हो जाता है। तो उसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, टिटेनस या टिटनिस टिटनेस अलग है, टिटैनी अलग है ना, दो बीमारियां हैं। टिटेनस आप वहां पढ़ेंगे, डिजीज में आपको बताया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, मांसपेशियों में जो ऐंठन होने लगती है, अचानक से जो संकुचन होने लगता है, कभी कभार आप फील करते हैं आपकी जो मसल्स है उनमें ऐंठन होती है, अजीब सी दर्द होने लगता है। मतलब जब भी आपकी मांसपेशियां, अच्छा अक्सर ये जो पैरों की मसल्स होती हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाथ और पैरों की मसल्स में, तो जब भी आपकी मसल्स में ऐंठन हो रही है, आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है, आप समझ जाइएगा कि कैल्शियम की कमी है आपके अंदर। ठीक है, अगला हम क्या देखेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, मतलब ओल्ड एज पे ये वाला डिसऑर्डर होता है ज्यादातर। इसमें क्या होता है, जो हड्डियां होती हैं, आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई गई थी अगर आपको याद हो। अच्छा पहुंच नहीं पा रही, चलिए। तो आपको एक बात बता दें, ऑस्टियोपोरोसिस में एक्चुअली होता क्या है। स्टार्टिंग में आपको ये बताया गया था कि आपकी हड्डियां जो हैं उनमें मजबूती कहाँ से आती है, किसकी वजह से आती है। आपको बताया गया था कैल्शियम सॉल्ट होता है जो हड्डियों को क्या करता है, स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, अब बुढ़ापे में क्या हो जाता है, ये हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है, हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम है उसकी कमी हो जाती है। अब कैल्शियम सॉल्ट जो हड्डियों को मजबूत बना रहा था, हड्डियों में अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, है ना। हड्डियों को मजबूती तो कैल्शियम आयन ही दे रहा है ना। अब अगर हड्डियों में कैल्शियम आयन नहीं है तो हड्डियां क्या हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। और ऐसा कब होता है बेटा, ओल्ड एज पे होता है कि हड्डियों का कैल्शियम कम होने लगता है, सिनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम के लिए थाइमस थाइमस ग्लैंड्स जो होती है वो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है,
और धीरे धीरे जैसे ओल्ड एज में जाते हैं उसका साइज कम होता जाता है, थाइमस ग्रंथि का साइज कम होता जाता है, इसीलिए बुढ़ापे पे क्या होता है, इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। ठीक है, चलो तो ये क्या है, एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या है, हड्डियों का जो बोन मास बोला गया है, यानी कि जो कैल्शियम सॉल्ट है उसकी कमी हो जाती है। जब कैल्शियम सॉल्ट की कमी हो जाएगी, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो जरा से गिरने उड़ने पे क्या हो जाता है, हड्डियों के फ्रैक्चर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है, फ्रैक्चर होने का जो रिस्क है वो बढ़ जाता है। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो एज रिलेटेड डिसऑर्डर तो है ही, इसमें कैल्शियम की कमी तो हो ही जाती है, साथ साथ महिलाओं में जब ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी हो जाती है तब भी क्या हो जाता है बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, हाँ, पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन एंड अर्लियर मैन, एल्डर मैन, मतलब बोला गया है कि ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है ये उन महिलाओं में होता है जिनके मेंस्ट्रुएशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुके होते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल है ना, मीनोपॉज किसको बोलते हैं, मासिक धर्म जब समाप्त होते हैं, जिसको हम रजोनी वृत्ति बोलते हैं। ठीक है, आखिरी बार जब मासिक धर्म होता है जिसको हम रजोनी वृत्ति बोलते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, महिलाओं में कैल्शियम की कमी होने लगती है जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। या फिर बुजुर्ग पुरुष जो होते हैं, वृद्ध पुरुष जो होते हैं, उनमें ये बहुत ही कॉमन सी बीमारी है, आम बीमारी है। ठीक है, ऐसा लिखा गया है। अगला हम देखेंगे अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अर्थराइटिस, जिसको हम गांव की भाषा में गठिया भी बोल देते हैं, गठिया बेसिकली जो गॉट होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, तो कमजोर होने पे फ्रैक्चर मतलब टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, और हल्की फुल्की, पूरी तरह से नहीं टूटती हैं, हल्की फुल्की उनमें चटकन आ जाती है इस तरह से। पूरा टूटना तो अलग होता है, हड्डी टॉर्निंग। ठीक है, जब जैसे मान लो कहीं से हड्डी चटक जाती है तो उसको फ्रैक्चर बोलते हैं। हिंदी में मासिक धर्म बोलते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा, अभी तक आप लोगों को ये नहीं पता हिंदी क्या है और इंग्लिश क्या है? क्यों अन्नू वर्मा? हिंदी में पीरियड्स नहीं बोलते, पीरियड्स इंग्लिश वर्ड है। जैसे होता है ना पीरियोडिक साइकिल, है ना, कि एक टाइम के बाद कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो उसको हम पीरियड बोल देते हैं। और वो समय काल, पीरियड को हिंदी में समय काल बोलते हैं, इसलिए मासिक धर्म को पीरियड्स बोल देते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। जॉइंट अर्थराइटिस की बात करें तो इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? इसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है जॉइंट्स में, जहां जहां भी जॉइंट है, अगर किसी को अर्थराइटिस हो जाती है तो जो जॉइंट होते हैं, जो जोड़ होते हैं, इन्फ्लामेशन मतलब क्या है, उनमें सूजन आने लगती है। सूजन आने के बाद क्या होता है, ये जो बेसिकली अर्थराइटिस है वो 3 तरह का होता है। इसका जो मुख्य लक्षण है वो यही है कि जो जोड़ होते हैं उनमें क्या हो जाता है बेटा, सूजन आने लगती है। बेसिकली जो अर्थराइटिस है वो 3 तरह की होती है। ठीक है, पहला क्या है, ऑस्टियो अर्थराइटिस डिजनरेटिव। इसमें क्या होता है, ऑस्टियो अर्थराइटिस हड्डियों से संबंधित बीमारी है। ठीक है, दूसरा आप क्या देखेंगे, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसको आप अलग कर दीजिए। रियूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है ये आपका एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ये आपका क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, रूमेटाइड अर्थराइटिस जो होता है इसमें होता क्या है, शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं, जैसे आपके शरीर के अंदर बहुत सारी भक्षण कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं हैं, भक्षण कोशिकाएं हैं, जो बाहर से किसी भी परजीवी या किसी भी सूक्ष्म जीवी के जाने पर, बाहर से कोई भी चीज जाए, चाहे कोई सूक्ष्म जीव जाए या किसी दूसरे शरीर का कोई अंग जाए, कोई भी चीज, तो भक्षण कोशिकाएं क्या करेंगी, उसको खा के खत्म करने का काम करती हैं। अर्थराइटिस, ये जो रिमेटाइड अर्थराइटिस है, इसमें क्या होता है, वो भक्षण कोशिकाएं अपने शरीर की कोशिका तथा बाहर से आने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको पहचानना बंद कर देती हैं, उनको पहचान नहीं पाती हैं। तो उस केस में क्या होता है, बाहर से जो कोशिकाएं आती हैं उनका भक्षण तो करती हैं, साथ साथ शरीर की कोशिकाओं का भी भक्षण करने लगती हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इसके सही होने के, इसके ट्रीटमेंट का कंप्लीटली ट्रीटमेंट नहीं है अभी, रिमेटाइड अर्थराइटिस का पार्शियली ट्रीटमेंट है,
लेकिन कंप्लीटली नहीं है ना, ये लाइफ टाइम वाला डिसऑर्डर हो जाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है गाउट। गाउट जिसको हम गठिया बोलते हैं अपनी गांव की भाषा में, जिसमें क्या होता है, अक्सर घुटने में जो जॉइंट होता है, घुटने वाला जो जोड़ होता है, इसमें यूरिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है, हड्डियों के बीच में जहां पे सिनोवियल फ्लूइड होना चाहिए, ठीक है। अब फ्लूइड का क्या करेगा, इजिली मूव करा देगा हमारे पैर को, लेकिन फ्लूइड की जगह अगर वहां पे कोई सॉलिड चीज आ जाएगी, जैसे यूरिक एसिड, क्या आ जाएगा, यूरिक एसिड आ जाएगा, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर हम फोल्ड करेंगे तो वो क्रिस्टल और हड्डियां आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, दर्द होगा। और बुढ़ापे में यही होता है कि जो गॉट है, अर्थराइट, वो सॉरी गॉट जिसको हम गठिया बोलते हैं, इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड क्रिस्टल का एक्यूमुलेशन यानी कि जमाव हो जाता है। यूरिक अम्ल जो है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दर्द होता है। क्रिस्टल्स इकट्ठे होते हैं। सोचो फ्लूइड क्या कर रहा था, मूवमेंट को आसान कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्रिस्टल्स आ जाते हैं हड्डियों के बीच में, जिसकी वजह से दिक्कत होने लगती है। अच्छा चलिए कोई नहीं, अन्नू वर्मा। चलिए ठीक है, और ये एक लास्ट डायग्राम, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट आते हैं, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन वो भी कंप्लीटली उसको भी क्योर नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन है, पार्शली खाते रहो, दर्द वर्द आराम रहता है। ये आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम यहाँ पे आ गया है। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम। और आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें कि कल आप सभी लोग क्या करके आएंगे, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा जो चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन से लेके, जॉइंट से लेके और डिसऑर्डर, पूरा चैप्टर रिवाइज करके आएंगे। और यहाँ क्लास में हम पैरासीटामोल नहीं लेंगे उसके लिए, वो ये पैरासीटामोल जो है वो एंटीपायरेटिक है, यानी कि टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को कम करने के लिए लेते हैं, ठीक है। अलग अलग डिजीज की अलग अलग वो मेडिसिन होते हैं। क्या क्या बादल जी क्या पूछ रहे हैं आप? हाँ प्रिया मिश्रा, कल जो टेस्ट होने वाला है स्कोर बूस्टर, वो केवल और केवल स्केलेटल सिस्टम का होगा, लेकिन कंप्लीट स्केलेटल सिस्टम होगा। उसमें बोन्स भी होंगे, डिसऑर्डर भी होंगे, और क्या था, जॉइंट्स भी होंगे, है ना। किस चीज का? शुभम कोई नया बैच स्टार्ट होने वाला था क्या रीजनिंग का? कब से? एक मिनट रुके, यहाँ पे ऊपर। अरे देखते हैं, यहीं से देख लेते हैं ना, अगर लगा होगा तो। नहीं है अभी, नहीं। चलिए ठीक है, बादल, अभी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, कब स्टार्ट होगा, टाइमिंग क्या है, तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाएगा आपके पास, ओके। नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा आपको, डोंट वरी। चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। आप सभी लोग क्या करके आएंगे, प्रैक्टिस करके आएंगे, रिवीजन करके आएंगे, और बढ़िया परफॉर्मेंस, अच्छा परफॉर्म करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करूंगी अगर 30 क्वेश्चन हो तो 25 सभी के सही होने चाहिए। रीजनिंग फैकल्टी प्रवीण सर, डेट नहीं है बेटा, टाइमिंग तो 3 PM है। बादल, टाइमिंग आपकी, हाँ बैच प्रियंका, चलिए 3 PM से आपका टाइमिंग रहेगा, लेकिन डेट अभी मेंशन नहीं की गई है। बाकी आप लोग, हाँ 3 बजे से होगी रीजनिंग की क्लास, देखिए किसी बच्चे ने भी अपडेट किया है। थैंक यू एंड सेम टू यू अन्नू वर्मा, आरपी सिंह। चलिए ठीक है बेटा, सभी लोग रिवीजन करके आएंगे, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच।